नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, क्या आपका भी महीनों तक चलने वाला गैस सिलेंडर उतने ही इस्तेमाल पर बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा है, या फिर आपके भी स्मार्ट मीटर में राशि रहने के बावजूद भी माइनस में राशि दिखा रहा है? कहीं आप भी ठगी के शिकार तो नहीं हो गए? अगर आप ठगी के शिकार हो जाते हैं तो क्या करें, कहां जाएं, कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रवि रंजन दीक्षित सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आखिर उपभोक्ता कौन होते हैं, किन्हें हम उपभोक्ता कह सकते हैं? जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि डीडी न्यूज़ को देखने वाले जितने दर्शक हैं उन सभी को आज उपभोक्ता संरक्षण के मामले में मैं एक प्रकार से आश्वस्त करूंगा कि वो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरह मार्केट से ठगी के शिकार ना हो। तो डीडी न्यूज़ में आज हमको मौका दिया है, इसके लिए डीडी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के उपयोग में लिया गया वो सामान जो हम मार्केट से खरीदते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं, वो सभी लोग उपभोगी होते हैं, अर्थात उनको उपभोक्ता कहा जाता है। कोई भी उपयोग की वस्तु जो हम मार्केट से लेते हैं, लेकिन वो अगर मार्केट से लेकर फिर हम उसको दूसरे को सेल करते हैं तो फिर उपभोक्ता नहीं होता है। उपभोक्ता वो होता है जो मार्केट से लेकर उसका उपयोग करे। अगर मार्केट से लेके हम किसी फिर थर्ड पर्सन को बेचते हैं तो हम उपभोगी नहीं हुए। हम उपभोग जब करेंगे तो हम उपभोक्ता हुए, अर्थात उपयोग में लाए गए वो सामान जो मार्केट से हम लेते हैं और अपने यूटिलाइज के लिए लेते हैं, वो सभी लोग उपभोक्ता होते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि उपभोक्ता कौन होते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो। अगर वो ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो भी इन कानूनों के माध्यम से वो अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सर हम जानना चाहेंगे, जो कानून है जो सरकार द्वारा बनाई गई है उपभोक्ताओं के लिए, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें सर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो चीज़ होता है जिसमें उपभोक्ता को कैसे हम सेफ करें, अर्थात उपभोक्ता को कैसे हम संरक्षित करें। तो इसमें हमारे मार्केट में जो आम जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको अपने सामान को लेने में, या उसको अपना जो अधिकार होता है कि सामान को हम अपने चूज कर सकें, हम उस दुकानदार से सब चीज़ उस सामान को जो हम ले रहे हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमको कोई दुकानदार किसी भी प्रकार से गुमराह करता है तो सभी प्रकार के धोखाधड़ी, गुमराह या झूठा चीज़ों से बचने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको बोला जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके अधिकार हैं, इसके अधिकार ये हैं कि हम किसी भी प्रकार से मार्केट से अगर सामान लेते हैं तो सुरक्षा का हमें अधिकार है कि वो कितने % हम सुरक्षित हैं। दूसरा चीज़ है कि ग्राहकों को अपने वस्तु का चयन करने का अधिकार है, अर्थात मार्केट से जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हमें चयन करने का भी अधिकार ये दिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। साथ ही साथ सुनवाई का अधिकार है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, ताकि हमें आप बता सके कि ये सामान किस तरह के लिए हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, कितने दिन तक हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल होगा। इस सभी तरह का जो अधिकार होता है उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिया गया है, ताकि हम और आप जब सामान को खरीदें तो धोखाधड़ी से बचे, दुर्व्यवहार से बचे, किसी भी प्रकार का ऐसा चीज़ जो कि हमें दिखाया कुछ और जाता है, हम लेते वक्त बताया ये जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, लेकिन उसका जो है सेकंड पार्टी होता है कि वो वस्तु खराब होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ग्राहकों को एक प्रकार से एक ऐसा संरक्षण नियम दिया गया ताकि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपके जो दुकानदार हैं या जो आपको सामान बेचते हैं उनको ये डर रहे कि हम किसी भी तरह से मार्केट के धोखा ग्राहकों के साथ ना करें, और ग्राहक भी सेफ होते हैं कि हम सभी सामान को जब ले रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जरूरत पड़ी।
सर, आपने बताया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, लेकिन 1986 और फिर 2019 में जब इसे संशोधन करके लाया गया और फिर इसमें कुछ और भी बदलाव क्या 2021 में किए गए, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है सबसे पहले 1986 में आया, उसके बाद 2019 में, लेकिन फिर इसमें कुछ बदलाव किए गए। हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें सर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम 1986 में इसे बनाने की ज़रूरत पड़ी, जब हमारे देश में अनेक प्रकार के धोखाधड़ी, ग्राहकों की असंतुष्टि और किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में जब कमी आने लगी, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक नियम बना जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। अब क्या है कि जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बन गया तो नए नए मार्केट में नई नई चीज़ें आने लगी। हमारे यहाँ डिजिटल युग आने लगा। जब डिजिटल युग आने लगे तो हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की भी प्रथा शुरू हुई और डिजिटल मार्केटिंग में अनेक प्रकार के ऐसे साइट्स बने, ऐसे ऐप्स आए जिससे हम सामान और वस्तुएं खरीदना शुरू किए। तब क्या हुआ कि 1986 और 2019 के बीच में जो गैप थी और जो नया चीज़ हमारे मार्केट में आ गए कि अब हमें जो है डिजिटल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जब सामान और वस्तु का क्रय विक्रय करने लगे, तब उसके लिए एक नया अमेंडमेंट किया गया और उसी अमेंडमेंट में 2019 जो लाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित करके एक नया अमेंडमेंट हमारे यहाँ पास हुआ, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हुआ। इसके बाद और लगा कि नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग और बढ़ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अनेक प्रकार की धोखाधड़ी भी हो रही है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी हाल ही में 2021 में आया है, जिसमें ग्राहकों को सेफ जोन में रखने के लिए कि ग्राहक ठगी की शिकार ना हो, मार्केट में उन्हें जो सामान या वस्तुएं मिले उनमें गुणवत्ता हो, उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई झांसा देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और उनकी जो है ऐसा कोई वस्तु ना दे दे जिससे वो जो है ठगी की शिकार हो जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे यहाँ ग्राहक को या हम और आप जन को सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ ये जो अधिनियम है इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि अभी डिजिटल युग आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। इसी से सेफ करने के लिए किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, 1986 को संशोधित करके 2019 लाया गया और 2019 को संशोधित करके फिर 2021 लाया गया। जैसे कि आपने बोला सर, आज के वक्त में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम अपनी शिकायत दर्ज करना चाहें तो डिजिटल वे में ई दाखिल पोर्टल के जरिए हम किस तरीके से अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। आमतौर पर लोग जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी वगैरह जाने से बचते हैं। अब हम मार्केटिंग से मार्केट तो कर लेते हैं, वस्तुएं तो क्रय हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी गुणवत्ता में कोई कमी होती है या हम किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम कोर्ट या कचहरी और वकीलों के पास ना जाकर हम खुद से इसकी जो है शिकायत करें और शिकायत करने के बाद हमारी सामान जो है, जो भी हमारी वस्तु है, उसे जो है वापस कर दिया जाए और हमें गुणवत्तापूर्ण सामान मिले। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, जो कि NCH कहा जाता है। यहाँ अपने आप शिकायत जो है पोर्टल पे जाके राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में, यहाँ भी आप जो है फ़ोन नंबर वहाँ दिया गया है, उसकी पोर्टल दी गई है, वहाँ आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ईमेल है, ईमेल में भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमारी जो वस्तु हमने लिए हैं उसमें क्या कमी है, उसको दिखाते हुए आप मेल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कई ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां अपनी ऐप भी देते हैं और उस ऐप पे शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल भी दिया गया है। अगर आप कोई अच्छी कंपनी जो कि मानक के रूप में आप उसकी जांच करें, अभी तो डिजिटल युग है, आप उसकी जांच करें कि क्या ये मानक रूप में इससे यूटिलाइज कितने लोग कर रहे हैं। अब क्या है कि किसी कंपनी से आज के डेट में अगर आप सामान या कोई वस्तु खरीदती हैं तो ग्राहक रेटिंग देता है कि कितनी इसकी रेटिंग है, क्या इसकी सिस्टम्स है, उसकी फीडबैक भी ग्राहक देते हैं। तो ये सब चीज़ों का एनालाइज हमें करनी चाहिए और करने के बाद अगर हमें
फिर भी शिकायत होती है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो अपने सामान को बेच रही है, वो भी अपना पोर्टल दे रही है जिसमें हेल्पलाइन नंबर दे रही है, मेल दे रही है। वहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने सामान को या तो वापस कर सकते हैं या फिर उस सामान के खिलाफ आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज के वक्त में जहां स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में आ गया है, हर कोई स्मार्टफोन चला रहा है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन चलाने के दौरान हम अनऑथराइज साइट्स जो हैं उस पर चले जाते हैं और वहां पर अपनी जानकारी जो है, जो पर्सनल डिटेल्स है, वो साझा करके खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन ऐसे में हम क्या किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं? ऐसा करना हमारे लिए कितना बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है? हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों को दें। आज के इस जनरेशन में जहां आपने बताया कि सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के उपयोग के ही माध्यम से आजकल सब चीज़ें हो रही है हमारे यहाँ, क्रय विक्रय हो या फिर किसी भी वस्तु को या किसी भी साइट से हम सस्ती वस्तुएं देखकर हम तुरंत उसको जो है बुकिंग कर लेते हैं और उसको मंगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी तकलीफ़ की चीज़ ये है कि हम उसमें अपनी सब चीज़ों को शेयर कर देते हैं। अपनी पर्सनल मोबाइल नंबर से लेके, अपनी आधार नंबर से लेके, अपनी पैन नंबर, ये सभी चीज़ें हम साझा भी कर देते हैं। ये बहुत ही भ्रामक और गलत चीज़ें हैं। अगर आप इस तरह के किसी भी ऐप पर जिसकी आप परख नहीं करते हैं, जिसकी आप जांच नहीं करते हैं, जो ऐप SSL प्रमाणित नहीं हो, उस पे अगर इस तरह की हम अपनी व्यक्तिगत चीज़ें साझा करते हैं तो हम बहुत बड़े धोखाधड़ी के शिकार बन जाते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि आज के डेट में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैं इस सोशल साइट के माध्यम से या फिर मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने लाख का सामान मैंने लिया, लेकिन जब मेरे घर पे आया तो वो स्मार्टफोन की जगह पे स्मार्ट वॉच था। वो स्मार्ट वॉच मैंने मंगाया 5,000 का और जब घर पे आया तो एक नॉर्मल वॉच निकला। तो ये सभी चीज़ें धोखाधड़ी के शिकार लोग हो रहे हैं। दूसरी सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है कि आपकी जितनी पर्सनल डाटा है जो आप लोगों को शेयर करते हैं वो उनके पास चली जाती है। अब आईए सिस्टम आ चुका है, वो डाटा से आपकी बहुत सारी चीज़ें वो हैक्स कर सकते हैं और आपकी खाता जो होता है, अकाउंट तक लोग जो है खंगाल कर उसमें से पैसे निकाल ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम सोशल साइट से किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं, सोशल साइट से किसी भी तरह का अगर हम वस्तु मंगाते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी प्रामाणिकता को देखें कि कितने लोग ये जो सोशल साइट है कितनी प्रमाणित है। दूसरी चीज़ कि अगर ये प्लेटफॉर्म जहाँ से हम कोई सामान लेते हैं वो SSL से प्रमाणित है कि नहीं, उसको भी हमें जांच करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें उपभोक्ता की रेटिंग की समीक्षा करनी चाहिए कि उपभोक्ता की इसमें क्या रेटिंग है। इसके साथ साथ उपभोक्ता की प्रतिक्रिया को भी हमें देखनी चाहिए कि उपभोक्ता जो है इस सामान को लिया है तो उसकी क्या फीडबैक है। इस सब चीज़ों को हमें जांचनी चाहिए। उसके बाद अपनी गोपनीयता और सुरक्षा नीति में किसी भी प्रकार का अज्ञात लिंक का हमें अगर आता है मैसेज तो उसको हमें इग्नोर करनी चाहिए। किसी भी तरह के अज्ञात लिंक को अगर आप खोलते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज और कॉल आते हैं कि हमें OTP की डिमांड की जाती है। आप कभी भी अपनी पर्सनल OTP किसी को ना दें। अज्ञात लिंक किसी को आप खोलें तो उसमें अगर किसी तरह की आपकी चीज़ें मांगी जाती है, जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसे आप कभी साझा ना करें। साथ ही साथ प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त जो भी डिजिटल साइट्स हैं जहां से लोग मार्केटिंग करते हैं वहां आप जाएं और वो प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त डिजिटल साइट से ही आप वस्तुओं को लें ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। ये हमारे दर्शकों के लिए सबसे जानकारी की चीज़ें है कि हमें किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक को नहीं खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए, किसी तरह की OTP नहीं देनी चाहिए, अपनी पर्सनल जो भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं उसे साझा नहीं करनी चाहिए और ऑथराइज जहाँ हो, जो SSL से प्रमाणित हो, वहाँ पे ही हम जाकर अपनी वस्तुओं को देखें और उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम किसी सामान को खरीदें। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त के साथ साथ उसकी रेटिंग को हम चेक करें और जो ग्राहकों का फीडबैक है ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, उसे भी हम देखें, तभी हम करें, नहीं तो हम धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं।
उपभोक्ता फोरम की अगर हम बात करें सर, तो उपभोक्ता फोरम क्या है? यहाँ पर जाकर कैसे उपभोक्ता जो हैं वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं? हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे उपभोक्ताओं को दें। उपभोक्ता फोरम जो होता है एक न्यायिक संस्था है। उपभोक्ता फोरम में किसी भी प्रकार की शिकायतों का निपटारा करने के लिए जो ग्राहक किसी भी तरह के ठगी के शिकार होते हैं, उन ग्राहकों के सॉल्यूशन के लिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी सॉल्यूशन के लिए एक उपभोक्ता फोरम बनी, जो कि एक न्यायिक संस्था है। वहाँ जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ये जिला लेवल पे भी होता है, ये स्टेट लेवल पे भी होता है और ये राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है। तो कोई भी ग्राहक अगर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, उनकी जो खरीदी गई वस्तु है वो जो है उनके मानक के अनुसार अच्छी नहीं होती है, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक न्यायिक संस्था बनाया गया है, जिसे हम उपभोक्ता फोरम कहते हैं। अब क्या है कि उपभोक्ता फोरम में आप अपनी शिकायत को कैसे दर्ज करा सकते हैं? तो किसी भी प्रकार के वस्तु को आप लेते हैं और वस्तु को लेने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर वो वस्तु आपके सोच के अनुसार कि आपके मानक है कि इतनी अच्छी वस्तु होगी, अगर उस मानक पे वो वस्तु सही नहीं उतरती है, तो सबसे पहले आप उस वस्तु की जो भी पैकेजिंग डब्बे वगैरह होते हैं उसमें उसको पैकिंग करिए। इसके बाद उसमें जो है रसीद जो आपको मिली हुई है कि आपने कितना में इस वस्तु को खरीदा है, उसको आप उसमें ऐड करिए। साथ ही साथ कोई वारंटी कार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो उस वारंटी कार्ड को उसमें आप जो है इंक्लूड करिए। और ये सभी चीज़ों को, जो कि ये आपका जो है एक प्रकार से साक्ष्य है, जो आप वारंटी कार्ड लगाते हैं, अपनी रसीद लगाते हैं। अब बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं, वस्तु तो खरीदते हैं लेकिन उनसे बिल नहीं लेते हैं, उनसे वारंटी कार्ड नहीं लेते हैं, और नहीं लेने का ये होता है परिणाम कि उसका फ़ायदा दुकानदार उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें वारंटी कार्ड लेनी चाहिए, उसकी रसीद लेनी चाहिए, और ये अगर आपकी गुणवत्ता के लायक वस्तु नहीं है तो इस सभी चीज़ों को लगाकर आपको एक लीगल नोटिस करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? तो उस दुकानदार को करनी चाहिए जहां से आपने सामान लिया है। अब अगर लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई अगर आपका दुकानदार आपको नहीं देता है, तो आपको उपभोक्ता फॉर्म आपके लिए बना हुआ है, जो कि आपके जिला में ही उपस्थित है। उस उपभोक्ता फॉर्म में आप जाइए। अगर 1 रुपये से लेकर और 1 करोड़ रुपये तक की अगर आपने वस्तु लिया है और वो आपके मानक गुणवत्ता के अनुसार आपके लिए वो सही नहीं है, तो आप अपनी जिला उपभोक्ता फॉर्म में जाकर अपनी एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन में अपनी जो लीगल नोटिस आपने भेजा है उसको ऐड करिए, अपना दुकान में जो सामान लिया है उसकी रसीद ऐड करिए, उसके साथ साथ आपकी जो वारंटी या गारंटी कार्ड मिली है उसको ऐड करिए, और ले जाकर आप उपभोक्ता फॉर्म में एक शिकायत दर्ज कराइए कि हमारे यहाँ हमने इतने वस्तु को, इतने सामान को हमने इतने पैसे में लिया है, ये हमारा वापस नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर वहाँ से भी प्रॉब्लम आपको आती है या फिर आपकी जो वैल्यू है सामान की वो 1 करोड़ से अगर ऊपर है, तो आप राज्य उपभोक्ता फॉर्म में जाइए। अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की कोई भी वस्तु आप खरीदे हुए हैं और आपको वो वस्तु असंतुष्ट कर रही है, तो आप राज्य उपभोक्ता फॉर्म में जाकर इसकी शिकायत करिए। जितनी चीज़ों को मैंने बताया है वो सभी चीज़ों को ऐड कर आप जाकर राज्य उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, 10 करोड़ से ऊपर की आपकी जो है वस्तु आपने लिया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर राष्ट्रीय फॉर्म जो है जहाँ पर आपका बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप 10 करोड़ रुपये से ऊपर की जो भी वस्तु आप लिए हैं वहाँ पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो ज़रूर दें। ग्राहकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो समय है, वो बहुत ही क्रिटिकल समय चल रही है। अभी आप कभी किसी भी प्रकार की वस्तुओं को अगर खरीदने जाते हैं तो आप 2-3 चीज़ों पर विशेष कर ध्यान रखें। अगर आप ग्राहक से डायरेक्ट ग्राहक बनकर डायरेक्ट किसी दुकानदार से आप सामान जब लेते हैं, तो आप रसीद ज़रूर लें कि आपकी सामान की क्या वैल्यूएशन है, उसकी जीएसटी रसीद काट कर आप लें। इसके साथ साथ आप अगर गारंटी या वारंटी कार्ड मिलती है उसको आप संरक्षित रखें। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर उस वस्तु से असंतुष्ट हैं तो खुद या किसी अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप उन्हें लीगल नोटिस भेजें। और लीगल नोटिस का एक समय ड्यूरेशन होता है, 15 दिन, 1 मंथ, 21 दिन, कि आप इतने दिन के अंदर में जवाब दें कि आपने मुझे ये वस्तु जो दिया है ये गलत है।
अगर वो व्यक्ति आपके साथ अनुचित व्यवहार फिर भी करता है, आपकी वस्तु को वापस नहीं लेता है, तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ साथ शिकायत पोर्टल भी बनी हुई है, आप शिकायत पोर्टल पे भी जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप ये सोचकर एक घर पे निराश ना बैठे कि हम 5,000 का वस्तु लिए हैं, अब छोड़ो खराब हो गया, या फिर ये सही नहीं दिया तो इसको हटाओ। नहीं, आपको ये नहीं करनी है। आपकी पैसे आप बहुत मेहनत से जो है अर्जित करते हैं, आप लाते हैं, इसलिए अगर 5 रुपये की भी आपके साथ ठगी होता है तो आपको आपका कानून हक देता है कि आप उसके लिए ज़रूर अपने माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़े और आपको मुआवजा भी मिलता है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक मॉल में एक घटना हुई कि वो जो है कैरी बैग का पैसा लेते थे, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। कैरी बैग में अगर आप अपनी किसी प्रकार की ऐड को डालकर और अब तब कैरी बैग का पैसा लेते हैं तो अनलीगल है और उपभोक्ता फॉर्म में आपकी शिकायत होने पर आपको फाइन भी देनी पड़ती है। तो मात्र 7 रुपीज़ की कैरी बैग थी और उस पर वो अपना ऐड भी डाले हुए थे। कोई व्यक्ति ऐसा था जो पैसा तो देकर वो कैरी बैग ले लिया, लेकिन इसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में किया और उनको 3,000 रुपये का पनिशेबल हुआ। 3,000 रुपया उनको उस उपभोक्ता को देना पड़ा था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप घर पे ना बैठे। दूसरा, आपके लिए एक सबसे बेहतरीन सुझाव यह है कि आप किसी भी प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर मार्केटिंग करते हैं तो आप हमेशा सचेत रहें। आप किसी भी तरह के अगर अनऑथराइज लिंक आपके पास आता है तो आप उसके लिए सचेत रहें। आप कभी भी अपनी व्यक्तिगत साझा चीज़ें जो होती है उन लोगों तक न दें। किसी भी साइट पे जाके आप अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब चीज़ें कभी भी देने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल में डाल सकती है ये सब चीज़ें। उसके बाद आप जो भी साइट से वस्तुएं लेते हैं, क्योंकि आज के डिजिटल युग में अब क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही लोग मार्केटिंग कर लेते हैं, तो आप ऑथराइज जगह पर जाएं, वैसा जगह आप ढूंढें, वैसा प्लेटफॉर्म आप ढूंढें जहां मानक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां से मार्केटिंग करते हो और वो जो है अप्रूवल हो। साथ ही साथ आप जो सामान लेते हैं उसकी रेटिंग को भी चेक करें कि इस साइट से क्या रेटिंग दी गई है, उपभोक्ता जो है वो क्या फीडबैक दिए हैं। तो दोनों पहलू मैं बता रहा हूं। अगर आप ग्राहक बनकर डायरेक्ट दुकानदार से सामान लेते हैं तो अपनी बिल, अपनी वारंटी कार्ड, ये सब चीज़ें आप लेकर रखें अपने पास। और अगर आप सोशल साइट्स के माध्यम से अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें ध्यान दें कि हम किस प्लेटफॉर्म से करें, उस प्लेटफॉर्म की रेटिंग क्या है, उसकी फीडबैक लोग क्या दिए हैं, वो ऑथराइज है कि नहीं है, हम अपनी कोई व्यक्तिगत चीज़ें वहाँ साझा ना करें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको संदेश देता हूँ कि आप कभी भी ठगी के शिकार नहीं होंगे और आप जो भी सामान लेंगे मार्केट से या सोशल साइट से वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आज के इस अंक में हमने जाना कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खरीदारी करते वक्त हम किसी अनऑथराइज साइट से खरीदारी ना करें। साथ ही साथ जब भी हम खरीदारी करते हैं तो रिसिप्ट लेना ना भूलें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।